Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. दोस्तों, आज हम वहादत पोल्ट्री आईपीओ का 15 मेट्रिक्स पे बेस्ड डेटा बैक्ड ऑडिट करेंगे। हर पॉइंट के साथ एक अहम सवाल रखेंगे और देखते हैं कि इसका ये जो इतना डिटेल से इतना लंबा प्रोस्पेक्टस है, इसमें हमें क्या जवाब मिला है। चलिए सीधा नंबर्स पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैक्रो कंज्यूमर स्टेपल डिस्प्ले। देखिए, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 30% हो या इंटरेस्ट रेट हाई, एग्स और पोल्ट्री की डिमांड तो स्टेबल रहती है। ये सेक्टर इन इलास्टिक है क्योंकि लोग प्रोटीन की ज़रूरत को ख़त्म तो नहीं कर सकते। वहादत जैसी ऑर्गेनाइज कंपनीज के पास इतनी प्राइसिंग पावर है कि वो कॉस्ट पास ऑन कर देते हैं। मैक्रो डेटा के मुताबिक पोल्ट्री सेक्टर पाकिस्तान के जीडीपी का 1.3% कंट्रीब्यूट करता है। इंस्टीट्यूशन इसे एक डिफेंसिव प्ले समझते हैं। हमें इस सवाल के जवाब पेज नंबर 58 से 60 पे मिले। आप अपनी स्क्रीन पे देखें और सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या कंपनी कॉस्ट पास ऑन करने की सलाहियत रखती है। तो जवाब यह है जी हाँ। प्रोस्पेक्टस के मुताबिक वहदत ब्रांडेड सेक्टर में ऑपरेट करता है, जहाँ रिटेल प्राइस पर उनका कंट्रोल होता है, जो इन्फ्लेशन हेज फराहम करता है। तो इसके साथ अब सवाल आता है कि बायोलॉजिक एसेट वैल्यूएशन क्या है। इनके जवाब हमें पेज 158 से 184 पे मिले। या आपकी स्क्रीन पे देखिए। देखिए, वहादत के पास मुर्गियों की लेयर्स की सूरत में लिविंग इन्वेंट्री मौजूद है। इन एसेट्स को IAS 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत फेयर वैल्यू पर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि मुर्गियों की वैल्यूएशन मार्केट रेट्स और उनकी एज के हिसाब से अपडेट होती है। फोरेंसिक लेंस से मोर्टेलिटी रिस्क एक बड़ा फैक्टर है जो प्रॉफिट पर असर करता है। वैल्यूएशन मुर्गियों की प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर एग्स यील्ड पर मबनी होती है। तो यहाँ सवाल ये उठता है, वैल्यूएशन फेयर प्ले पर है या कॉस्ट पर। तो यहां से हमें यह पता चला कि ये फेयर वैल्यू पर है। पेज 184 पर अगर आप देखें तो यहां पर यह टेबल आपको दिखाता है कि बर्ड्स को उनकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज के मुताबिक वैल्यू किया गया है। तो इसको देखते हुए फिर सवाल जहन में आता है कि रेवेन्यू की वेलोसिटी और ग्रोथ क्या है। तो उसके लिए आपको पेज नंबर 11 पे आना पड़ेगा। देखिए, रेवेन्यू की वेलोसिटी जाहिर करती है कि कंपनी की सेल्स कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। वहादत ने पिछले 3 सालों में रेवेन्यू में कंसिस्टेंट अपट्रेंड दिखाया है। हमने चेक किया कि यह इजाफा सिर्फ इन्फ्लेशन से नहीं बल्कि वॉल्यूम ग्रोथ से है। ब्रांडेड एग्स की डिमांड बढ़ने से वहादत मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। कंसिस्टेंट वेलोसिटी जाहिर करती है कि कंपनी की स्ट्रक्चरल ट्रेंड मजबूत है। तो सवाल आता है कि क्या रेवेन्यू ग्रोथ नेचुरल है। तो जवाब हमें यहां से ये मिला कि जी, नेचुरल है। समरी फाइनेंशियल्स जो आपके सामने हैं ये जाहिर करती हैं कि रेवेन्यू फिस्कल ईयर 21 से फिस्कल ईयर 23 के तक मुसलसल बढ़ा है, जो मार्केट पेनिट्रेशन का एक मजबूत सबूत है। तो ये देखने के बाद जहन में आता है कि EBITDA, जैसे लोग इब्तिदा भी कहते हैं, इसकी परसिस्टेंस टेस्ट क्या है। देखिए, EBITDA परसिस्टेंस से मुश्किल हालात में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का पता चलता है। उसके जवाब के लिए जब हमने इस प्रोस्पेक्टस को चेक किया तो हमें पेज नंबर 146 पे उसका जवाब मिला। 2003 के फीड क्राइसिस, जिसमें सोयाबीन और कॉर्न की स्पाइक में वहदत ने मार्जिन्स बचाए थे, ये साबित करता है कि मैनेजमेंट की रॉ मटेरियल सोर्सिंग और हेजिंग सॉलिड है। इंस्टीट्यूशंस ऐसी स्टेबिलिटी को हाई क्वालिटी अर्निंग्स का नाम देते हैं। मार्जिन्स का स्टेबल रहना कंपनी की इंटरनल सप्लाई चेन एफिशिएंसी का सबूत है। तो सवाल यह आता है कि 2023 की क्राइसिस में प्रॉफिट पॉजिटिव भी रहा। तो जी, पेजेस पे देखिए। P&L पेज 146 कंफर्म करता है कि मुश्किल हालात के बावजूद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव रहा और उनकी रेजिलियंस साबित करती है। तो इसके बाद सवाल ये उठता है कि FCR और टेक्लॉजिक कैसा है कंपनी का। तो इसका जवाब हमें पेज 68 से 72 पे मिला। ये अपनी स्क्रीन पे देखिए। देखिए, फीड कन्वर्जन रेशियो FCR पोल्ट्री बिजनेस की कामयाबी का असल मेट्रिक होता है। वहादत की एनरिच्ड हाउसिंग सिस्टम बर्ड्स को ऑप्टिमाइज्ड एनवायरनमेंट फराहम करते हैं।
बेहतर एफसीआर का मतलब है कि कम फीड में ज्यादा प्रोडक्शन हासिल हो रही है। जितना कम एफसीआर होगा, हर अंडे पर प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी ही नीचे जाएगी। ऑटोमेटेड शेड्स लेबर कॉस्ट को कम करते हैं और एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। तो फिर यहाँ सवाल ये आता है कि टेक्नोलॉजी कितनी एफिशिएंसी दे रही है। तो जवाब ये मिलता है, भारत ने एनवायरमेंट कंट्रोल्ड हाउसेस डिप्लॉय किए हुए हैं जो मोर्टालिटी यानी बर्ड्स की अमवात को कम करते हैं और प्रोडक्शन यील्ड को ट्रेडिशनल फार्म से 15 से 20% बेहतर बनाते हैं। इसके साथ फिर हमारे जहन में आया कि एसेट का टर्न ओवर एफिशिएंसी कैसी है। उसका जवाब हमें पेज नंबर 152 पे मिला। देखिए यहाँ आपको सामने नजर आ रहा है कि एसेट टर्नओवर से पता चल रहा है कि प्लांट और मशीनरी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। भारत के शेड्स 90% प्लस की कैपेसिटी पर यहाँ दिखाए गए हैं। तो फोरेंसिक एनालिस्ट हमारे ने हमें बताया कि इसे देख के पता चलता है कि कंपनी काफ़ी एफिशिएंट है। हाई ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब है कि कैपिटल एफिशिएंसी से डिप्लॉय किया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी की वजह से शेड्स पूरा साल यूटिलाइज होते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि हर 1 रुपए के एसेट पर कितना रेवेन्यू है। तो इसी पेज पे आपको इसका जवाब मिलता है कि पीपीई के मुताबिक कंपनी ने एसेट्स में बड़ी इन्वेस्टमेंट की है जिसका टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक बेहतर हो रहा है। तो अगर इतना ही अच्छा हो रहा है तो फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसी है। उस सवाल का जवाब आपको 185 पे हमें मिला। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर हमें बताती है कि अंडे कितनी तेजी से कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। अंडे पेरिशेबल आइटम होते हैं, इसलिए उनका इन्वेंट्री टर्नओवर 7 दिन से कम होना चाहिए। भारत का टाइट कैश साइकिल जाहिर करता है कि मार्केट में डिमांड हमेशा मौजूद है। कम इन्वेंट्री डेज का मतलब है कि डेथ स्टॉक को कोई खतरा नहीं है। इंस्टीट्यूशन इस लिक्विडिटी को मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी का इंडिकेटर समझते हैं। तो यहाँ सवाल यह है कि इन्वेंट्री टर्नओवर कितना टाइट है। तो ये डेटा बैक आंसर आपको इसी पेज से मिल जाता है। ये कंफर्म करता है कि स्टॉक इन ट्रेड यानी एग्स का टर्नओवर बहुत फास्ट है। प्रोडक्ट फार्म से निकलते ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इतने ही कैश में हो रहे हैं तो फिर डेट टू इक्विटी की क्या डायनामिक्स हैं, ये सवाल जहन में आया हमारे। तो उसके लिए जब हमने इन पेजेस को खंगाला तो पेज नंबर 146 से लेकर 190 तक हमें उसके जवाब मिले। देखिए, हाई इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में कर्जे का बोझ प्रॉफिट को खा सकता है। वहादत का इंटरेस्ट कवर रेशियो चेक करना इंस्टीट्यूशनल ऑडिट का हिस्सा है। उनका डेट लेवल मैनेजेबल है जिससे मेजॉरिटी प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। मैनेजेबल डेट होने की वजह से फ्यूचर एक्सपेंशन का रास्ता भी खुला हुआ है और फोरेंसिक रूल के मुताबिक कंपनी की लिक्विडिटी क्रंच से दूर नजर आती है। यहाँ सवाल यह है कि आप फाइनेंस कॉस्ट प्रॉफिट का 30% से ज्यादा है। देखिए, इसका जवाब तो है कि नहीं। फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मुकाबले में काफी कम है। यानी बैंक का सूद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए खतरा नहीं है। इसके आगे फिर सवाल जहन में हमारे आता है कि ओएफएस सिग्नल यानी ऑफर फॉर सेल में पुराने ओनर्स अपना हिस्सा पब्लिक को बेचते हैं। वहादत में फाउंडर्स मेजॉरिटी कंट्रोल अपने पास रख रही है। यह जाहिर करता है कि उन्हें कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर पूरा यकीन है। यह बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट के लिए। और ये सारी चीजें हमें पेज पता चली पेज नंबर 34 से 36 पे। तो स्पॉन्सर्स का स्किन इन द गेम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ्टी का सिग्नल है। सवाल यह है कि कौन बेच रहा है और कौन कंट्रोल बाकी है, किसके पास कंट्रोल बाकी है। तो यहां देखिए, सेक्शन 3 के मुताबिक स्पॉन्सर सिर्फ एक छोटा पोर्शन बेच रहे हैं और आईपीओ के बाद भी मेजॉरिटी होल्डिंग उन्हीं के पास होगी। तो फिर जहन में आता है कि पीई प्राइस टू अर्निंग्स का फोरेंसिक ऑडिट क्या है। उसका जवाब हमें पेज नंबर 44 पे मिला। देखिए, पीई रेशियो बताती है कि हम अर्निंग्स के लिए कि कितना गुना कीमत अदा कर रहे हैं। भारत का फ्लोर प्राइस पीई सेक्टर पेयर्स के मुकाबले में अट्रैक्टिव नजर आता है। फॉरवर्ड पीई कैलकुलेशन से फ्यूचर एंट्री पॉइंट्स का अंदाजा होता है। अगर आईपीओ सस्ता हो तो लिस्टिंग आईपीओ पॉप के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैल्यूएशन सिर्फ उम्मीदों पर नहीं बल्कि ऑडिटेड नंबर्स पे होती है। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या फ्लोर प्राइस सेक्टर से सस्ती है।
तो ये पेज हमें बताता है कि प्राइसिंग रैशनल पर फ्लोर प्राइस को अर्निंग से जस्टिफाई किया गया है, जो कि इंडस्ट्री बेंचमार्क के मुताबिक रीजनेबल वैल्यूएशन जोन में है। तो फिर जहन में आता है कि अगर शेयर्स ले लिए तो डिविडेंड का पे आउट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसका जवाब हमें पेज 48 पे मिलता है। देखिए, वादत एक कैश जनरेटिंग मशीन है जो डिविडेंड देने की सलाहियत रखती है। डिविडेंड पॉलिसी देखकर अंदाजा होता है कि मैनेजमेंट प्रॉफिट शेयर करेगी या नहीं। हाई फ्री कैश फ्लो एफसीएफ डिविडेंड पे आउट की गारंटी होती है। इन्वेस्टर स्टेबल पे आउट वाली कंपनीज को लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। एक्सपेंशन कैपेक्स फंडिंग के बाद डिविडेंड के चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं। तो सवाल यह है, क्या डिविडेंड का रिकॉर्ड या पॉलिसी मौजूद है? तो इस पेज पे देखिए, डिविडेंड पॉलिसी दी गई है जहां कंपनी ने प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने का अज़म जाहिर किया है। तो फिर रिस्क क्या है? पैथोजेनिक एक्सपोजर, क्योंकि बर्ड्स में तो अमवात और ये बीमारियों का मसला बड़ा होता है। तो इसका जवाब हमें मिलता है पेज नंबर 51 पे। देखिए, बर्ड फ्लू पोल्ट्री सेक्टर का सबसे बड़ा दुश्मन और फाइनेंशियल रिस्क है। वादत ने बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन पर फोकस किया हुआ है। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, फार्म्स एट डिफरेंट लोकेशंस रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फोरेंसिक एनालिस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो में मिटिगेशन स्ट्रैटेजी देखता है। प्रोस्पेक्टस में इंश्योरेंस कवरेज का जिक्र इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी का हिस्सा है। तो सवाल यह है कि डिक्रीज रिस्क कैसे मैनेज हो रहा है? तो उसका डेटा बैक्ड आंसर ये है कि रिस्क सेक्शन 5 में अगर आप देखें तो कंपनी ने बताया है कि उनके शेयर्स आइसोलेटेड लोकेशंस पर हैं और उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बायो सिक्योरिटी और वैक्सीनेशन डिप्लॉय की हुई है। तो यहाँ पर सिग्मा वैल्यूएशन चेक फिर करना बनता है। देखिए, सिग्मा प्रिंसिपल बताता है कि आईपीओ प्राइस यानी ब्रेकअप प्राइस से कितनी दूर है। तो उसका जवाब हमें मिला पेज नंबर 11 पे। अगर प्राइस नेट एसेट की वैल्यू के करीब है तो वैल्यूएशन फेयर है। मीन रिवर्जन चेक करती है कि क्या हम बहुत महंगा तो नहीं खरीद रहे। सिग्मा लेवल्स हमें बताते हैं कि सस्ता एंट्री पॉइंट ढूंढने में क्या रास्ता में लेना चाहिए। एसेट्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट चेक करना इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी नेट है। तो यहाँ सवाल ये है, क्या ब्रेकअप वैल्यू आईपीओ प्राइस के करीब है? जी, इसका डेटा बैक्ड आंसर ये है कि फाइनेंशियल समरी अगर आप यहाँ पर देखें तो नेट एसेट्स पर शेयर फ्लोर प्राइस के काफ़ी करीब है, जो कि एक सस्ता और फेयर वैल्यू एंट्री सिग्नल है। तो पॉइंट नंबर 14, शेयर होल्डिंग का लॉक इन पीरियड क्या है? देखिए, लॉक इन पीरियड स्पॉन्सर्स को लिस्टिंग के फौरन बाद शेयर्स बेचने से रोकता है और इनका जवाब हमें पेज नंबर 38 और 39 पे मिला। जितना लंबा लॉक इन होगा रिटेल इन्वेस्टर उतना ही पंप एंड डंप से महफूज होगा। स्पॉन्सर्स का ना बेचना जाहिर करता है कि वो लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं। ये कमिटमेंट शेयर प्राइस को लिस्टिंग के बाद स्टेबिलिटी फराहम करती है। ये कमिटमेंट शेयर प्राइस को लिस्टिंग के बाद स्टेबिलिटी फराहम करती है। तो फिर सवाल ये है, स्पॉन्सर्स कब तक शेयर नहीं बेच सकता? तो अगर आप गौर से यहाँ देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ स्पॉन्सर्स ने अंडरटेकिंग दी हुई है कि वो एक मखसूस अरसे यानी लॉक इन तक अपने शेयर्स नहीं बेचेंगे, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अच्छी सॉलिड कॉन्फिडेंस की बात है। आखिरी पॉइंट, एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स वर्डिक्ट, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस असल सच है जो प्रॉफिट को वेरीफाई करता है। पेपर प्रॉफिट ज्यादा हो लेकिन कैश ना हो तो कंपनी डूब सकती है। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इंटरनल कैश जनरेशन लाजमी है। वहादत का एक्सक्यूशन मैट्रिक्स पॉजिटिव स्कोर जनरेट कर रहा है। ये हमें कैसे पता चला? पेज नंबर 148 देखिए। तो सवाल यह है कि क्या ये कैश फ्लो पॉजिटिव है भी? तो इसका डेटा बैक्ड आंसर ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपके सामने है ये साबित करती है कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रॉफिट पॉजिटिव है, यानी कंपनी वाकई कैश कमाना जानती है और कमा रही है। तो दोस्तों, ये 15 पॉइंट डेटा बैक्ड ऑडिट आपके लिए बड़ी मेहनत से हम लाए थे। अगर आपको ऐसे ही डेटा बैक्ड ऑडिट्स पसंद हैं
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई प्लेलिस्ट जहां पर हम ग्राउंड अप ट्रेडिंग सिखा रहे हैं मास्टर क्लास की, हमारी आईडी पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको मास्टर क्लास यूनिवर्सिटी की लिंक नज़र आएगा, ज्वाइन कीजिए। अभी तक उसका पहला मॉड्यूल आ गया है। डिटेल में हमने बॉलिंजर बैंड्स और उसके सारे एसोसिएटेड रिलेटेड वेरिएबल सिखाए हैं। आइए ज्वाइन कीजिए और ग्राउंड अप से ट्रेडिंग सीखिए। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।